अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों बना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसकी की प्रोविजंस देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रोविजंस हैं बेसिक, इसकी सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे, इस एक्ट की शॉर्ट कमिंग्स को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड कंक्लूजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एक तरह से जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि किस तरह से लेजिस्लेचर काम करेगा या किस तरह से नेशनल असेंबली काम करेगी, सेनेट कैसे वर्क करेगा, क्या रूल्स होंगे, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंट्री को चलाने के लिए लिखे गए हैं। इसी तरह से उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन काउंसिल एक्ट में ये डिसाइड किया था कि किस तरह से गवर्नमेंट रन करेगी ब्रिटिश इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में। तो हम इसी के बारे में, इन्हीं प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट को रन किया जा रहा था। Indian Council Act of 1892 was passed with the objective of increasing the engagement of Indians with respect to administration in British India। कि ब्रिटिश इंडिया में पहले नेटिव इंडियंस की इतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये पार्टिसिपेशन इंडियन नेटिव्स को दी गई। ये इंडियंस की ही एक डिमांड थी। तो ये जो एक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। ये एक सक्सेस थी इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में नेटिव इंडियंस के लिए कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को कंपेल किया कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने दें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एसोसिएट करेंगे इंडियंस को विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। हिस्ट्री को समझने के लिए, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना मस्ट है। सो हम फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट का बैकग्राउंड देखेंगे कि उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में क्या कंडीशंस थी जिस टाइम पे ये एक्ट पेश किया गया। बिफोर वार ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव दोनों वो मिल के ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, लॉ मेकिंग की भी और उसकी एग्जीक्यूशन की भी। जैसे अब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि लेजिस्लेचर अलग से और एग्जीक्यूटिव अलग से है, बट उस टाइम गवर्नर जनरल जो था वो एग्जीक्यूशन भी कर रहा था और लॉ मेकिंग भी कर रहा था। लेकिन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने ये रियलाइज़ किया कि इंडियंस को भी एसोसिएट करना चाहिए हमें इस काम में। सिर्फ गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो भी सारे के सारे ब्रिटिश है। इससे जो है वो रिजेंटमेंट प्रोड्यूस होगी और लोगों के अंदर। सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी जो उन्होंने बुक लिखी द काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जो वजह है, एक वजह ये भी है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर एसोसिएट नहीं किया गया और लोगों के अंदर इस चीज़ का इनरेज हो गए हैं लोग इस बात पे कि उनको पॉलिटिकल सिनेरियो में क्यों इन्वॉल्व नहीं करवाया जा रहा या किया जा रहा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 प्रेजेंट किया, जो कि पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि यूके में था, विच अल्टर्ड द कंपोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पर्पज। उसने वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें सिर्फ गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव शामिल थे और लेजिस्लेचर में भी वही सारे के सारे गवर्नर जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव के जो लेजिस्लेटिव पर्पज है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो 1861 एक्ट था उसकी प्रोविजंस वर फाउंड टू बी इनसफिशेंट, वो इनफ नहीं थी इंडियंस के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी इस टाइम, उसने बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम और हिंदू दोनों के लीडर्स शामिल थे और उनकी जो डिमांड्स थी वो भी म्यूचुअली डिसाइडेड थी मुस्लिम्स और हिंदूज़ की। उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हद तक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश हो चुकी थी और लोगों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ गई थी। इसलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स को कुछ हद तक मान लें। अब हम ये देखेंगे कि 1861 में क्या था 1861 के एक्ट में, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि 1892 में फिर क्या चेंज हुआ। इसकी की प्रोविजंस में ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी 1892 में और उससे पहले 1861 में क्या चेंज आया 1861 और 1892 की एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में थी। इसमें फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे।
तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो कंट्रोल कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को थ्रू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय मौजूद था इंडिया में और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटेन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ही वॉज इन ब्रिटेन, वो ब्रिटेन में मौजूद था। वाइसरॉय जो था वो इंडिया में मौजूद था और वाइसरॉय इस सारी की सारी डिटेल्स को कन्वे कर रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश इंडिया की सारी डिटेल्स को कन्वे कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन में मौजूद था एंड ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाइसरॉय वॉज इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया की वो सेम रही 1861 और 1892 दोनों एक्ट में, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वही वैसे ही रहा और वाइसरॉय भी वैसे ही रहा। वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। एक्चुअली 1861 की ही एक्सटेंशन था 1892 का एक्ट, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के बाद। ओके, ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो 1861 में एडमिनिस्ट्रेशन थी वही 1892 के एक्ट में भी वही एडमिनिस्ट्रेशन रही। अब हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर को। दो लेजिस्लेचर थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अलग से था और सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग से था। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या किया गया। जिस तरह से पाकिस्तान में भी अभी लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव में होता है पीएम और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके अलावा जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज़ जैसे नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से तब किया गया कि एग्जीक्यूटिव और कुछ एडिशनल मेंबर्स रखे गए लॉ मेकिंग के लिए। अब एग्जीक्यूटिव को कोई चेंज नहीं किया गया, उसका वही सेम वैसे ही वाइसरॉय था और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। एडिशनल मेंबर्स में दो तरह के मेंबर्स थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। एडिशनल मेंबर्स को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था। ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को के लिए ये कहा गया कि ये मस्ट होगा कि ये ब्रिटिश होंगे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए ये अलाउ किया गया कि वो इंडियंस हो सकते हैं। और एडिशनल मेंबर्स की तादाद 6 से 12 तक हो सकती है। ये 1861 के एक्ट में था ये सब कुछ। 1861 के एक्ट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि 1892 में आई हुई चेंजिंग्स का फिर अच्छे तरीके से पता चल सके। ये 6 to 12 जो मेंबर्स थे इनको वाइसरॉय नॉमिनेट करता था। इंडियंस के पास इंडियंस ओनली कैन बी एडिशनल मेंबर्स ही सिर्फ हो सकते हैं, वो भी नॉन ऑफिशियल। उनके पास पावर्स भी लिमिटेड थी। क्या लिमिटेड पावर्स थी कि जो नॉन इंडियंस थे वो फाइनेंस पे अपनी कंट्री के ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंस पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते। उसके अलावा वो नॉमिनेट होके आ रहे थे और कोई भी पावर्स ऐसी नहीं थी जिनसे लोकल इंडियंस कॉमन मैन को कोई फ़ायदा हो। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस वक्त मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों की नुमाइंदा जमात थी, दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने ये डिमांड्स रखी ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि एडिशनल मेंबर्स की तादाद को इंक्रीज़ किया जाए, जो पहले 6 to 12 थी 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग, और इंडियंस को अलाउ किया जाए कि वो फाइनेंस पे डिस्कस कर सकें। और उसके अलावा एडिशनल मेंबर्स जिनको वाइसरॉय यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा है वो नॉमिनेशन की बजाय इलेक्ट होकर आएँ। अब हम देखेंगे कि किस तरह से क्या ब्रिटिश ने क्या चेंजिंग्स की 1861 के एक्ट के सेंट्रल लेजिस्लेचर को 1892 में किस तरह से किया गया। अब हम देखेंगे 1892 के लेजिस्लेचर में क्या चेंजिंग्स की गई सेंट्रल लेजिस्लेचर में। जैसे हमने देखा कि वहाँ पर पीछे 1861 में एडिशनल मेंबर्स की तादाद 6 to 12 थी, उसको इंक्रीज़ करके 10 to 16 कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट बात तो मान ली गई कि एडिशनल मेंबर्स की तादाद को ज़्यादा किया जाए, और ये कहा गया कि 2/5 ऑफ एडिशनल मेंबर्स हैं वो नॉन ऑफिशियल होंगे। हमने पीछे देखा कि एडिशनल मेंबर्स दो तरह के, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। तो ये कहा गया 1892 के एक्ट में कि एडिशनल मेंबर्स जो हैं उसका 2/5 पार्ट जो है वो नॉन ऑफिशियल होगा। ओके, सेकंड जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि फाइनेंस पे डिस्कशन की जाएगी। ये 1892 के एक्ट में ये परमिट कर दिया गया, ये परमिशन दे दी गई कि इंडियंस भी फाइनेंस पे डिस्कशन कर सकते हैं। एडिशनल मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स अब जो है अब हमारे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको कहा जाता है, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स कहा जाता था, उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट कर सकते कि अगर वो उसका कोई आंसर देंगे तो नेक्स्ट, मतलब फिर भी लिमिटेड पावर्स थे कुछ। हमने दो चीज़ें देखी, 1861 में किस तरह से थी एडमिनिस्ट्रेशन और 1892 में क्या हुई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और देन हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर 1861 में कैसा था एंड देन 1892 के एक्ट में किस तरह से कर दिया गया। अब हम देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई
और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर्स दी गई सेंट्रल लेजिस्लेचर से। ये न्यू लॉज भी प्रपोज कर सकते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर। एडिशनल मेंबर्स को भी इंक्रीज़ कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और एक काम ये किया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये डिमांड नहीं मानी गई कि एडिशनल मेंबर्स इलेक्ट होके आए, बजाय इसके कि वाइसरॉय इनको नॉमिनेट करे। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये बात मान ली गई कि एडिशनल मेंबर्स जो थे उनकी तादाद को भी इंक्रीज़ कर दिया गया और साथ साथ वो इलेक्ट भी हो सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट जगह से जो है उनको इलेक्ट किया जा सकता है। सो ये इलेक्शन का मेथड जो है वो फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट सक्सेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इंडियंस की, कि उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम उनको प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिला इस एक्ट के थ्रू और वो अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट जो है इसमें फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन मुतारफ करवाया गया, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और यही एक्ट था जिसमें फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो आगे जाके डेमोक्रेसी की, जिस तरह से 1861 के एक्ट की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, इसी तरह से 1892 के एक्ट की भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। दिस एक्ट प्रोवाइडेड नो बेनिफिट टू कॉमन मैन। इससे कॉमन मैन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इम्पॉसिबल फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर टू पास एनी डिमांड अगेंस्ट ऑफिशियल ब्लॉक। सो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ओनली इंडियंस वर इन नॉन ऑफिशियल। लेकिन नॉन ऑफिशियल को अलाउ तो कर दी गई डिस्कशन, लेकिन फिर भी उनकी कंसेंट के बगैर काफ़ी सारे बिल्स जो है वो पास हो जाते थे और लॉ के अकॉर्डिंग doesn't matter. So against official bloc they couldn't do anything. On many occasions government passed many bills disregarding the opposition of Indian members. Indian members ने अगर किसी भी बिल के लिए opposition भी की, लेकिन फिर भी वो बिल जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिए। तो these were the shortcomings of act, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट और भी एक्ट प्रपोज करने पड़े ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट को। सो लास्ट है कंक्लूजन। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था एक इंडियंस के लिए। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा कि दो चीज़ें इसमें सबसे बेस्ट हुई, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और इलेक्टेड सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि नॉमिनेशन नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्ट होके मेंबर्स आ रहे थे असेंबली में। एक्ट ने इंक्रीज़ कर दिया साइज लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का और इंक्रीज़ कर दी इंगेजमेंट इंडियंस की विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वही वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी इंडियंस शामिल नहीं थे, अब वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक्ट क्रिएटेड द स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी फोर्सेज इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।